नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से एक कुंडली विश्लेषण लेके मैं आया हूँ। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आज हम जो कुंडली विश्लेषण करने जा रहे हैं वो भारत के और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता श्री राजनाथ सिंह की कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो राजनाथ सिंह साहब की कुंडली का जब मैं विश्लेषण करने का प्लानिंग कर रहा था तो ऑनलाइन गूगल से मैंने उनकी बर्थ डिटेल जानने का बहुत कोशिश किया। उसमें उनकी बर्थ डेट 2 बता रहे हैं। कोई जगह पर 12 फरवरी 1950 के मुताबिक कुंडली है, तो कई जगह पर कुछ वेबसाइट पर 10 जुलाई 1951 की बर्थ डेट बता रहे हैं। तो बर्थ डेट ही 2 आ रही थी, तो बहुत ही मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये कौन सी डेट होगी। अब उसका फिर मैंने एक सरल रास्ता ये निकाला कि जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी राजनाथ साहब डिफेंस मिनिस्टर है, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डिफेंस मिनिस्ट्री की, उसमें उनका जो डिटेल है उसमें उनकी बर्थ डेट जो दी हुई है वो 10 जुलाई 1951 ये दी हुई है। प्लेस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो फिर मैंने सोचा कि यही डेट को पकड़ के हम इनका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और भी है कि बर्थ टाइम भी एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन काफ़ी कुछ जगह पर 1:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो हमने भी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम पकड़ के कुंडली बनाया हुआ है। तो ये कुंडली आप देख सकते हैं, ये बनता है। ये वैसे तो तुला लग्न का कुंडली बनता है, किंतु हमारे पास कंफर्म टाइम नहीं है। तो जो मैंने दूसरा रास्ता हम जो अपनाते हैं, जो पाराशर जी ने समझाया हुआ है पाराशर होरा शास्त्र में, कि आप चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली से भी आप विश्लेषण करके काफ़ी कुछ जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था तेजस्वी यादव का, उसमें भी टाइम नहीं मिला था, तो चंद्र कुंडली से मैंने एनालिसिस करके वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। तो आज भी हम वैसे ही राजनाथ सिंह की भी कुंडली हम चंद्र कुंडली के मुताबिक हम इनका विश्लेषण करेंगे, और चंद्र कुंडली के मुताबिक कन्या लग्न के हिसाब से इस तरह से ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है। वो आपको कुंडली देखेंगे, ये जो कुंडली दिख रही है यही कुंडली का हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन आप विश्लेषण जरूर देखिए, और उसके साथ साथ जो उनका आने वाला समय है वो भी हम फटाफट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सीधे स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये है राजनाथ सिंह की कुंडली। इसमें चंद्र कुंडली है, मैंने कहा वैसे, और कन्या लग्न आ रहा है। चंद्र लग्न कन्या का है, वहां पे शनि और चंद्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, लग्नेश जो है बुध है, लग्न का स्वामी बुध है, वो 11वें भाव में कर्क राशि में है और चंद्र कन्या राशि में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चंद्र और बुध ने राशि परिवर्तन किया हुआ है, एक दूसरे के घर में राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए बुध भी अपने घर में स्वग्रही हो गया, यानी लग्न स्वग्रही हो रहा है। और दोनों पर गुरु की दृष्टि है। चंद्र पर गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि और बुध पर 5वीं दृष्टि है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत और शुभ कुंडली का जो योग बनता है,
जिसकी वजह से उनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। दूसरी महत्व की बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो चंद्र लग्नेश जो बुध है, लग्न का स्वामी बुध, वो पुष्य नक्षत्र में है, कर्क राशि में, और पुष्य नक्षत्र के जो देवता है वो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति स्वयं है, और उनकी दृष्टि भी उस पर है। तो ये तो एक और भी बहुत ही शुभ योग हो गया। इसकी वजह से उनको जो है, जो उस योग का जो फायदा है वो मैं आगे बात कर रहा हूँ, वो आप समझेंगे कि क्या होता है। अब इसमें एक चीज और भी देखने को मिलती है बहुत ही अच्छी, कि प्रथम भाव में ही शनि और चंद्र एक साथ है, एक ही नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी में है, और दोनों पर गुरु की दृष्टि भी है। तो गुरु की शुभ दृष्टि होने से और शनि चंद्र एक साथ होने से गहरी सोच और विचार और धर्म भावना, और विचारों के अंदर भी धर्म भावना रहती है। और शनि ऑब्वियसली जनता का कारक है और वो राजनेता है, तो जनता का भला करने की हमेशा सोच और विचार रहते हैं। और जो दसम भाव में जो मंगल बैठा हुआ है, उसकी चतुर्थ दृष्टि भी शनि और चंद्र पर पड़ रही है, जो उनको जनता के साथ अपनी बात अच्छे से रखने में सहायक बनती है, क्योंकि वहाँ से सूर्य की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर मंगल के साथ साथ पड़ती है, और मंगल की शनि और चंद्र पर भी दृष्टि पड़ती है। अब हम देखते हैं तो जो दूसरा भाव का कारक जो होता है, वाणी का कारक बुध, और बुध पर गुरु की दृष्टि, तो संयमित वाणी है उनकी, और संयमित वाणी का वाणी और भाषा का प्रयोग वो करते हैं। हमेशा देखने को मिलता है कि वो बोलते हैं तो नाप तोल के बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, और किसी भी तरह का एल्फेल वर्ड या किसी भी तरह के अभद्र भाषा का भी प्रयोग कभी, या वाणी का प्रयोग कभी करते हुए हमने उनको देखा नहीं है। बहुत ही भद्र तरीके से उनकी रजुआत होती है, बात करने का ढंग होता है। अब हम एक देख लेते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज और देखने को मिलती है कि बुध जो है वो लग्नेश तो है ही, लेकिन दसम भाव जो सत्ता भाव का स्वामी भी है, मिथुन राशि है वहाँ पे, और उस पर गुरु की दृष्टि भी है। तो ये भी एक पॉइंट उनको सफलता, राज सत्ता से जो जोड़ने का कार्य है और राज सत्ता में जो सफलता दे रहा है, तो वो भी एक कार्य कर रहा है। अब हम एक धर्म कर्माधिपति योग जो देखता हूँ मैं बड़े बड़े लोगों में, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों में, वो इनकी कुंडली में भी मुझे देखने को मिल रहा है कि पंचम भाव जो है कुंडली का, वो शनि का घर है, मकर राशि है, और जो दसम भाव है मिथुन राशि, केंद्र और एक त्रिकोण लेता है, तो त्रिकोण आ गया शनि का मकर राशि और केंद्र आ गया मिथुन राशि बुध। तो दसम भाव का स्वामी बुध, अब ये दोनों के ऊपर गुरु की दृष्टि तो है ही, और चंद्र और बुध का राशि परिवर्तन होने से शनि और बुध भी एक साथ हो जाते हैं लग्न के अंदर, और गुरु की कृपा दृष्टि है। तो इस तरह से उनको धर्म कर्माधिपति योग भी बना हुआ है, और वो जीवन में बहुत सफलता दे रहा है। एक चीज और भी मैंने इनकी कुंडली में देखी है, अगर आप देखें तो जो चंद्र लग्न से, तो 5 ग्रह तो केंद्र में ही है, शनि चंद्र सूर्य मंगल और गुरु। तो ये भी एक तरह का राजयोग बन जाता है। अब हम बात करते हैं, गुरु जो है चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो जनता का भाव है। हम जनता की बात कर लेते हैं, माता के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पे धन राशि है तो उसका स्वामी गुरु है, और शनि जो है जनता का भाव का कारक है, और दोनों ही एक दूसरे से दृष्टि संबंध में है, केंद्र में है, यानी जनता का साथ सहयोग सहकार बहुत है उन पर, उनके साथ, और जनता का उन पर भरोसा बहुत बहुत अधिक है। वो उन पर बहुत ही भरोसा करती है, जनता में उनकी छवि बहुत अच्छी है। और जनता भाव जो है चतुर्थ भाव, वहाँ पे
सूर्य और मंगल दोनों की भी दृष्टि पड़ती है, तो सत्ता के लिए भी जनता का साथ सहयोग बहुत ही अच्छे से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से जो हमें ये पता चल रहा है कि माता का कारक जो चंद्र है और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, और चतुर्थ भाव का कारक अगर माता की बात करें तो वो चंद्र है, और चंद्र और गुरु एक दूसरे से दृष्टि संबंध में आमने सामने है केंद्र में। तो यहाँ से हमें ये संकेत भी देखने को मिलते हैं कि उनको माता के आशीर्वाद बहुत ही अच्छे से प्राप्त हुए हैं, और माता से उनको बहुत ही अच्छे संस्कार और सीख प्राप्त हुई है जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जो कहते हैं ना कि माता एक सबसे बड़ी टीचर होती है, तो इनके लिए सच में शायद इनकी माता जी उनकी बहुत ही अच्छी शिक्षक रही होगी, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार और इतनी अच्छी सीख उनको जीवन में दी हुई है। तो अब हम देखते हैं, पांचवें भाव की तो बात हो गई, शनि और बुध का संबंध है, गुरु की दृष्टि। अब हम आते हैं छठे भाव पर, जो वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। और छठे भाव में राहु तो ऑब्वियसली शत्रु विजय योग करता ही है, शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता देता है। किंतु यहाँ पे राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है। तो शतभिषा नक्षत्र एक बहुत ही केयर टेकिंग नक्षत्र है, और वो शत्रुओं को भी मित्र बनाने की पहले प्रयास करता है, सीधा लड़ाई पे नहीं उतर आता कि भाई हाँ आ जाओ लड़ने के लिए। वो शत्रु को भी पहले मित्र ही बनाता है, उसको बात करता है, उसको समझाता है, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे राहु उनको दूसरों के दुख और पीड़ा दूर करने की प्रेरणा भी देते हैं, और शत्रुओं को भी मित्र बनाने की उनको प्रेरणा देता है, और उसमें सहयोग भी करता है। इसीलिए उनके कोई शत्रु नॉर्मली होते ही नहीं है। अब हम देखते हैं सातवें भाव में स्वग्रही गुरु है। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इसकी वजह से वो सबको साथ लेके चलने की उनको ये गुरु प्रेरणा देता है, और लोगों में लोक चाहना भी बढ़ाता है, और साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन भी उनको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब नवम भाव जो है, हम वहाँ से भाग्य और पिता धर्म ये सब देखते हैं। तो नवम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र 12वें भाव में गया हुआ है, सिंह राशि में, और उसके साथ केतु भी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगर पिता की दृष्टि से देखा जाए तो ये संकेत मिलता है कि पिता भाव का स्वामी व्यय 12 में चला गया और केतु साथ में है, तो पिता से थोड़ा सा उनको सुख प्राप्त कम हुआ है, पिता से थोड़ा सा अशुभ फल है। और पिता भाव का कारक भी देखा जाए, सूर्य जो दसम भाव में है मंगल के साथ है, मंगल से थोड़ा सा पीड़ित है, और शनि की दसम दृष्टि भी सीधा सूर्य पर है, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर। तो सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित है, और वहाँ शुक्र केतु के साथ चले जाने से थोड़ा सा पीड़ित है। तो पिता का साथ थोड़ा सा कम मिलता नजर आ रहा है, पिता के उनके साथ थोड़ी लेन देन कम दिख रही है, और साथ में भाग्य भाव भी उनका थोड़ा सा पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत उनकी बहुत है, उनकी लोक चाहना बहुत है, लेकिन उनका नसीब थोड़ा सा उनको बैकफुट पर लाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं दसम भाव में, जो मैंने बात कर लिया है लेकिन फिर भी, कि दसम भाव का स्वामी जो है बुध, सत्ता भाव का स्वामी, वो 11वें भाव में है, और उस पर गुरु की दृष्टि है, और उसके साथ साथ उसने चंद्र के साथ राशि परिवर्तन भी किया हुआ है। तो सत्ता देने में ये सफलता तो दे ही रहा है। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो राज सत्ता से जुड़ने का, वो है 10वें भाव में सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही प्लेनेट 10वें भाव में बहुत बहुत दिग्बल प्राप्त करते हैं, चाहे कोई भी राशि में हो, लेकिन दिग्बल बहुत मिलता है, इसलिए अपने आप को थोड़े से स्ट्रेंथ मिल जाती है उनके, और वो सत्ता देने में, राज सत्ता देने में सहायक बनते हैं। और उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं उनको जो बैकफुट पर आना पड़ता है कोई बाबत पर लाइफ में, जिस तरह से उनको सत्ता मिलनी चाहिए उस तरह से उनके पावर और अथॉरिटी
जो नहीं मिलती है, तो वो जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो शनि की दशम भाव पर दृष्टि है और राहु की भी सूर्य पर दृष्टि है। यहाँ एक चीज और भी मैं देखने को मिलती है कि जो सूर्य है दशम भाव में सत्ता में, वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। उनके जो देवता है देवी, वो माता अदिति है, जो सभी आदित्यों की माता है। तो ये यहाँ से ये संकेत मिलता है कि उनके ऊपर माता रानी, माता दुर्गा, माँ शक्ति के भी बहुत ही आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। और उनको राज सत्ता भी माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही प्राप्त है, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक माँ अदिति के नक्षत्र में दशम भाव में है। और साथ साथ ये जो है सूर्य अदिति नक्षत्र में, उससे क्या होता है कि राज सत्ता और राजकीय कार्यों में उनको किसी के साथ भेदभाव नहीं रखने की, सभी को एक समान दृष्टि से देखने की और सबका ध्यान रखने की ये प्रेरणा भी ये माता अदिति द्वारा उनको मिलती रहती है। और ये भावना उनके अंदर हमेशा ये डेवलप होती रहती है। अब हम बात करते हैं, हाँ एक चीज और मैंने देखी, ये जो मैंने कहा था वो दशम भाव में का स्वामी जो बुध है वो 11वें भाव में है, लेकिन वो पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र मैंने कहा था शुरुआत में, वो उसके देवता गुरु बृहस्पति स्वयं है, तो गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और गुरु जी की कृपा भी उन पर दृष्टि पड़ रही है। तो बुध और गुरु का संबंध इतना सॉलिड बन रहा है इसमें, तो ये हमें ये संकेत दे रहा है कि बुध और गुरु दोनों शिक्षा से जुड़े हुए प्लैनेट है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करवाता है। और आई थिंक वो पास्ट में कुछ शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और शिक्षा मंत्री अगर वो कंटिन्यू रहते तो बहुत ही अच्छी उनकी सफलता प्राप्त होती और उनकी नामना और भी बड़ी हो जाती, क्योंकि शिक्षा के कार्य में उनके बहुत ही अच्छी सफलता दिख रही है और वो कार्य करवाते ही है। और उनकी लोगों को समझाने की, बात करने की भी क्षमता बहुत ही अद्भुत है। अब हम बात करते हैं 11वें भाव। तो 11वें भाव जो उसमें बुध है और 11वां भाव लाभ का है, तो उनको लाभ थोड़ा सा कम मिल रहा है, किंतु अपनी प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ाता है, क्योंकि गुरु कृपा है तो वो प्रसिद्धि उनको मिल रही है, किंतु लाभ उनका उतना जो भौतिक लाभ चाहिए वो भौतिक लाभ उनको उतना नहीं मिल रहा है। और गुरु कृपा की दृष्टि से उनको ये संकेत मिल रहा है कि सत्कर्म से ही लाभ मिलेगा। तो सत्कर्म की प्रेरणा देता है कि आप सत्कर्म की तरफ रहिए, धर्म की तरफ रहिए, तभी लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। और धर्म पथ पर रहने पर ही लाभ मिला, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म का कारक है और गुरु के नक्षत्र में बुध होने से लाभ भाव में कि धर्म पथ पर रहकर आप अपना कर्म कीजिए तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और प्रतिष्ठा और सत्ता दोनों में ही लाभ निश्चित हो जाएगा, क्योंकि किंतु धर्म पथ पर रहना आवश्यक है। अब आ रहा है 12th भाव। 12th भाव में शुक्र और केतु है। तो केतु होने से 12वें भाव में धर्म भावना बहुत अच्छी है, उनका आत्मचिंतन भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म सबकी पहचान है, उनको सब जानते हैं वो। किंतु शुक्र जो भोग का कारक है साथ में 12th हाउस में, तो उसकी वजह से वो उनको सब कुछ जानते हुए भी अधर्म का साथ दिलाता रहता है। दूसरी महत्व की बात ये भी है कि शुक्र जो है मघा नक्षत्र में है और केतु जो है पूर्व फाल्गुनी में है। तो ये नक्षत्र से हमें ये थोड़ा सा बहुत पता चलता है कि उनको पर पितृ के आशीर्वाद रहे हुए हैं और पितृ परंपरा निभाने के उनको संकेत मिल रहे हैं कि वो निभा रहे हैं कि भी आपको पितरों की परंपरा निभानी है और पितरों के आशीर्वाद आप पर रहेंगे जहाँ तक आपको
भौतिक सुख सुविधाओं का ये करना है एंजॉय। और जो धर्म की बात कर रहे हैं, तो जो दाम्पत्य जीवन है वो भी एक धर्म है। तो केतु जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होने से उनको दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और अच्छा दाम्पत्य सुख प्रदान कर रहा है। तो ये था कुंडली का विश्लेषण। अब हम फटाफट 2 मिनट में हम उनके प्रेजेंट और आने वाले समय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आज की तारीख में अभी ये फरवरी महीना चल रहा है और चुनाव के वक्त भी देखा जाए तो शनि, राहु, गुरु, केतु सभी का गोचर उनके लिए अभी चंद्र से अशुभ चल रहा है। कोई भी प्लेनेट उनके लिए गोचर शुभ नहीं है, किंतु मार्च से केतु उनको शुभ गोचर में, शुभ नक्षत्र में गोचर आएगा। वो हस्त नक्षत्र में आने से शुभ फल शुरू हो जाएगा। फिर मई महीने में गुरु जो है वो अप्रैल मई में ये कृतिका नक्षत्र में आने से उनको और एक प्लेनेट और फेवर में आ जाएगा। और राहु भी जो है वो जून महीने में नक्षत्र चेंज करेंगे, वो जुलाई में जून एंड में वो चले जाएंगे उत्तर भाद्र नक्षत्र में। तो उसके बाद राहु भी फेवर में आ जाएंगे। अभी राहु जो है वो रेवती नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, जो उनके कुंडली में जन्म के गुरु पर से जा रहा है। तो ये अशुभ है। केवल कहने का मतलब मार्च, अप्रैल और जून के बाद 3 प्लेनेट फेवर में आ रहे हैं। केवल शनि का गोचर थोड़ा सा अशुभ रहेगा। तो अल्टीमेटली जून के बाद उनका समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ योगिनी दशा पर। तो केवल योगिनी दशा की मैं बात करूँ, योगिनी दशा में उनको शुक्र की चल रही है अभी, और उसमें गुरु की दशा 22 जून 2024 के बाद शुरू होगी। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में गुरु की दशा 22 जून 2024 से शुरू होगी। तो शुक्र में गुरु की दशा 22 जून 2024 से शुरू होगी। उसके बाद उनका अच्छा समय शुरू होगा और कोई नई जिम्मेदारी अवश्य मिलेगी, ऐसा संकेत हमें मिल रहा है। या कोई नई जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ सकती है, ऐसा हमें ये गोचर और दशा से हमें इंडिकेशन मिल रहा है। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये एनालिसिस और ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।